आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। आज एक बड़ा प्रोग्राम है। आज नागपुर की सड़कें भी बहुत खचाखच भरी हुई है गणपति की वजह से। आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं। और नागपुर आने का मकसद यही है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, एक महिलाओं का मेड़ावा है और साथ ही साथ पार्टी के जो विदर्भा का यूनिट है कुछ पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। अब आपको मालूम है कि कुछ महीनों के बाद ही इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तौर के ऊपर पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। हम भी अलग अलग इलाकों के दौरे कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करके आने वाले वक्त के अंदर हम कहां से कितनी सीटें लड़ा सकते हैं इसका जायज़ा लेने के लिए भी हम घूम रहे हैं। तो विदर्भा का आज के दिन पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और फिर ये फ़ैसला 2 दिन के बाद 9 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग इनिशियल तौर के ऊपर हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम की शुरुआत होने वाली है और उसके आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम है। आपके पास सवाल अगर कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझे। आपने एक अल्टीमेट दिया था रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के ऊपर भी यदि कार्रवाई 5 दिन के अंदर में नहीं होती तो हम मुंबई का घेराव करेंगे। 4 दिन हो गए हैं, क्या है अभी? क्या कल का 5वां दिन है। बिल्कुल मैंने ये बताया था और मेरे बताने का मकसद यही था कि देखिए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई कायदा है, कोई कानून है। कोई भी कैसे भी खड़े रहेगा, कुछ भी किसी तरह का बयान दे देगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो सभी के मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो जब रामगिरी ने इस तरह का बयान दिया तो वो ख़ुद उस दिन आए और उनको बाजू बिठाकर उनकी पीठ थपथपाए एक तरीक़े से और उन्होंने अपने सरकार की तरफ से एक ऐलान जारी किया कि तू बोलते रहे, तुझे जो बोलने का है, जिस मज़हब के ख़िलाफ़, जिस धर्म के ख़िलाफ़ तुझे जो बोलना है बोल। हम किसी के ऊपर भी कोई तुम्हारा बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है करके। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जबकि हमारी उम्मीद ये थी कि एक सरकार का प्रमुख, एक परिवार का प्रमुख की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस बात की आलोचना करना और लोगों से ये कहना कि प्रवचन के अंदर इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए करके, मनुष्य म्हणून कशा जगता येईल याच्या बाबतीत त्यांनी बोलायला पाहिजे। एक दूसरे के धर्म का पोस्टमार्टम करने के लिए तो प्रवचन होते नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारी ये सोच पक्की बन चुकी है कि ये जो महाराज ने जो बोला है ये सरकार के बोलने के ऊपर बोला गया है और सरकार ने अपनी मंशा आके क्लियर कर डाली। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तह तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार ने बोल दिया है कि तुम बोलते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। अब वो महाराज को सिक्योरिटी दे दी गई है उसमें, बल्कि मैंने तो ये मांग की है कि अब वो महाराज को Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है। हो सकता है कि कल महाराज की जान के ऊपर भी ख़तरा बनाए, महाराज की जान लेने के ऊपर तक भी वो आ सकते हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है तो ठिकड़ा फोड़ सकते हैं। तो अब वो महाराज की जान बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उसको Z+ दो, Z+ से ऊपर और कोई सिक्योरिटी होंगी तो दो, वरना अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर के अंदर ये सरकार किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है। हाँ, मुंबई हमने 5 दिन का ऐलान किए थे। हम सोमवार के दिन हम हमारी मीटिंग्स कॉल करेंगे और मीटिंग के अंदर हम एक डेट तय करेंगे। मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म के अंदर गणपति का त्यौहार बहुत बड़ा होता है और हम आदर करते हैं आपके त्यौहार का, आपके धर्म का और आपके मज़हब का। मेरे में और रामगिरी के अंदर ये फ़र्क है। तो हम नहीं चाहते कि
हाँ, हम यकीनन हम डेट डिक्लेयर करेंगे और डेट डिक्लेयर करने के बाद हम पूरे महाराष्ट्र से, और मैंने जैसा कहा है, किसी ने कहा है जिसने ये भी कहा है कि भाई हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज़ जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज़ जलील कौन है करके। जब मुंबई की तरफ हमारी गाड़ियों का काफ़िला और हम कूच करने के लिए जब निकलेंगे तो कौन इम्तियाज़ जलील है उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। सर, माझा एक असा प्रश्न आहे की अल्पसंख्याक आयोगाचे जे अध्यक्ष आहेत या सगळ्या प्रकरणात त्यांची चुकी दिसून येते, तर याचं काय कारण असेल? मी आज प्यारे खानलाही भेटलो, ते मायनॉरिटी कमिशनचे चेअरमॅन आहे। म्हणजे मायनॉरिटीमध्ये फक्त मुस्लिम येतं असं नाही आहे, जैन आहे, पारसीज आहे, सिख आहे, बुद्धिस्ट आहे। ते त्यांचे हित जपण्यासाठी ते पोस्ट क्रिएट करण्यात आली होती की मायनॉरिटीजचे जे काही इश्यूज आहे, स्वाभाविक आहे भारतीय जनता पार्टीने त्यांना नियुक्ती दिलेली आहे, ते त्यांच्या वतीने आलेले आहे। तर बोलताना काहीतरी शब्दांचा आपण कितपर्यंत बोलायचं आहे हे यांच्यावर निर्भर असतात। पण मी त्यांना भेटून हेच प्रश्न विचारला की आता मुस्लिम समाजावर इतका अत्याचार होत आहे, ओपनली अशा धमक्या देण्यात येत आहे। ते राणेचा जे मुलगा आहे ते पोलिसांच्या पत्नींच्या बाबत ही कशा प्रकारचं भाष्य करतो आणि दर सभेमध्ये जाऊन असं वाटतं की त्याच्यासमोर काहीही मुद्दा राहिलेला नाही आहे आणि जे स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही, स्वतः 6 गाड्या बाउन्सर्स आणि पोलीसवाले घेऊन फिरतात, तो म्हणतो की मला हिंदूंचं रक्षण करायचं आहे। कोणासोबत तू तुझ्या स्वतःचं रक्षण करू शकत नाही, तू हिंदू समाजाचं काय रक्षण करणार आहे, काय संरक्षण देणार आहे? तर मी त्यांनाही प्रश्न विचारला की या देशामध्ये काहीतरी कायदा आहे ना। मी प्यारे खान साहेबाला विचारलं की हे जे महाराजांनी म्हटलं, रामगिरीने म्हटलं, तर निलेश राणेने म्हटलेलं आहे आणि असे अनेक हे जे प्रकरण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला मागच्या काही दिवसामध्ये बघायला मिळत आहे। बांगलादेशमध्ये काय झालेलं आहे त्याची निंदा मीही केली, आपणही केले असेल, सगळ्यांनी केलेली आहे। कोणीही त्याचं समर्थन करू शकत नाही। पण बांगलादेशमध्ये झालं तर आपण इथे हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढायचं आणि त्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चामध्ये फक्त मुसलमानांना शिव्या द्यायचं, म्हणजे त्यांनी केलं पाप आणि आमच्यावर हे बोट दाखवून अशा प्रकारचे हे जे शिव्या देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, आम्ही ही निंदा केलेली आहे। मग तुम्ही आमच्या प्रॉफेट मोहम्मदच्या बाबतीत बोलतो तर कोणीही त्याच्या बाबतीत बोलायला तयार नाही। आम्हीही आक्रोश मोर्चा काढू शकतो ना, तेच काढणार आम्ही। आमचाही जन आक्रोश मोर्चा खऱ्या अर्थाने एक मुद्दा घेऊन आम्ही मुंबईपर्यंत जाणार आहे आणि मुंबईला जाऊन आम्ही काय करणार आहे, लोकशाही मार्गाने आम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे की आपण लोकशाही मार्गाने ते काही गोष्टीचा विरोध करायचा असेल ते आम्ही करणार। आणि आम्ही मुख्यमंत्री, दोघं उपमुख्यमंत्रींना जाऊन एक संविधानाची प्रत आम्ही भेट करणार आहे आणि ते संविधान त्यांना देऊन आम्ही त्यांना सांगणार आहे की हे देश संविधानाप्रमाणे चालणार आहे, गुंडाराज नाही होऊ शकत। महाराष्ट्रासारखा एक प्रगतिशील राज्य ज्याला आपण म्हणतो की ज्याची एक परंपरा आहे, फुले, शाहू, आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव उल्लेख घेऊन आपण आपल्या भाषणाची सुरुवात करणारे हे लोक अशा प्रकारचे गुंडराज महाराष्ट्रामध्ये आणत असेल तर त्यांना एक संविधानाची प्रत आम्ही भेट देण्यासाठी मुंबईला जाणार आहे। आणि दुर्दैवाने महाराष्ट्राची जे पोलीस त्याची एक ख्याती होती, म्हणजे त्यांचं एक अभिमान होतं की देशात सगळी चांगली पोलीस कुठे आहे तर महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि मुंबई पोलीसचं तर जगभरात एक नाव होतं। आणि अशा प्रकारे घटना होत असेल आणि पोलीस कोणाच्यावरही कारवाई करत नसेल तर मी काय केलेलं आहे की जेव्हा एक IPS ऑफिसर पास होतो तर त्याला एक शपथ देण्यात येते। त्या शपथ काय असतं ते मी काढलेलं आहे। आता त्याला फ्रेम करून मी IPS ऑफिसर्सला देणार आहे की साहेब आपण विसरले असेल की आपण जे IPSची वर्दी घातली होती जेव्हा, तर आपण एक शपथ घेतली होती की इम्पार्शियल आपण कशा प्रकारे आपला कर्तव्य बजावणार आहे, ते तुम्ही विसरलं असेल फक्त राजनैतिक दबावामुळे, तर काय उपयोग आहे त्या वर्दीचा की तुम्ही कारवाई करणार नसेल आणि फक्त IPS IAS ऑफिसर्स म्हणून बसणार असेल। तर मला असं वाटतं की आम्ही जे करत आहे ते
संविधानाच्या चौकटीमध्ये राहून आम्ही हे करत आहे. आम्ही कधीही कुठेही कोणत्याही जातीचा धर्माचा आदर केला नाही, करणार नाही. सर, विदर्भ में एंड स्पेशली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स पे रिव्यू किए हैं और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे फील करेंगे? देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिएगा, हमने महाविकास आघाड़ी को हमने एक प्रस्ताव दिया है और बहुत संजीदगी के साथ दिया है हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस राज्य के अंदर इस बार तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साहब की सरकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी के भी हित में नहीं है, न किसानों के हित में है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1,500 हज़ार रुपये अपनी बहनों को देने के बाद उन्हें वोट मिल जाएंगे करके उसमें. तो उनकी बहनें भी बहुत होशियार है कि इतने सालों के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने के बाद उनकी नज़र अपनी बहनों के ऊपर पड़ी कि अरे मेरी बहनें भी है इतनी सारी, तो इनको 1,500 हज़ार रुपये दो. तो ये 1,500 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं, ये सौदेबाजी कर रहे हैं कि भैया हम पैसा देंगे, तुमने हमको वोट देना. और उनके बहुत सारे नेताओं ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बहुत सारे नेताओं ने, उनका अमरावती का एक नेता है, उसने बोला कि नहीं तर मी ते पैसे परत काढणार. औरंगाबाद के अंदर उनका एक भाजप का MLA, उसने बोला की मिळाले ना, तुझ्या खात्यात आले ना, आता आमचा विचार करा, मतदान आम्हालाच करायचे आहे. म्हणजे स्पष्ट त्यांनी केलेले आहे. तर त्यांना असं वाटतं की 1,500 हज़ार रुपयेमध्ये आपण मत विकत घेऊ शकतो. महाविकास आघाड़ी ने चर्चा की है, उन्होंने बात किए है, उनके कुछ लीडर्स के साथ मेरी खुद की मीटिंग हुई है. उन्होंने हमसे समय मांगा था और उन्होंने समय मांग के कहा कि हम पहले तीनों अलायंस पार्टनर्स हम बैठ जाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग चर्चा करके आपको बताते हैं करके. तो अब हमने कहा कि हमें आखिर इंतज़ार कब तक करेंगे करके. ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास पैसा है, हर चीज़ है, रिसोर्सेज है. अगर ये लास्ट मिनट के ऊपर हाथ उठा दे और कह दें कि साहब नहीं हमारा नहीं जमने वाला है, तो अब हमने उनको कहा कि साहब देखिए 9 तारीख से हम हमारा खोल रहे हैं. 9 तारीख तक आप 9 तारीख तक बिल्कुल राह देख रहे हैं. अगर 9 तारीख तक अगर आता है तो ठीक, अगर उनके मोटी अकल के अंदर कुछ बात जमती है तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलने वाला है, ये अच्छी तरह से वो समझना है. शिवरायांचा पुतळा पडला आणि खूप जनक्षोभ उसळला, पण तुमच्या पार्टीकडनं मला कोणतं पण एक अधिकृत एक बयान आलेलं दिसलं. एक ट्विटर, माझा ट्विटर अकाउंट उघडा ना तुम्ही, त्याच्यावर तुम्ही माझा ट्विटर अकाउंट जरा कृपा करून माझा ट्विटर अकाउंट जरा उघडा ना, म्हणजे त्याचं उत्तर. तुमच्या पक्षाचा अधिकृत, मी महाराष्ट्राचा मी प्रेसिडेंट आहे. माझा ट्विटर अकाउंट तुम्ही उघडून. औरंगाबादचं संभाजी मॅडम काय आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्या एका जातीचे नाही होते. दुर्दैव हे आहे की आज काही राजनैतिक पक्षांनी त्यांचं नाव घेऊन या समाजामध्ये ते तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे. ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांची ओळख झालेलीच नाही आहे. आम्ही त्यांचं नाव घेऊन कधीही राजनीती केलेली नाही आहे उसमें. आणि जे लोक त्यांचं नाव वापरून जाती धर्मा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे, ते एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते ते एकदा वाचून बघा. आणि दुसरा छत्रपती संभाजी महाराजांचं जे परिवारातले जे लोक आहेत, कोल्हापूरमध्ये जे घटना घडली होती, तर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुस्तक ते छत्रपतीने मला जो दिल्लीमध्ये दिली होती ती पुस्तक मला, की छत्रपती संभाजी महाराज कसे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करणारे होते. बहुतेक ते विसरले होते, म्हणून ते पुस्तक मी त्यांना परत पाठवली आहे की बाबा मी तर वाचलं, आपण विसरलं असेल. ज्यांच्याकडे काही मुद्दे नसताना, तर आता तुम्ही बघितलं असेल की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जेव्हा पडला तर सगळ्या मीडियामध्ये, सोशल मीडियामध्ये हेच चाललं होतं. मग त्यांनी एक पिल्लू पाठवलं अहमदनगरला आणि पिल्लूला सांगितलं की बाबा तू असा प्रकारचं एक वक्तव्य कर की ज्याच्यामध्ये की आम्ही मशिदीमध्ये घुसून ते गेलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा 2nd नंबरवर आला आणि 1ल्या नंबरवर मुद्दा कोणता आला की ते राणेचं जे पिल्लू आहे त्यांनी अशा प्रकारचे हे केलं. तर हे सगळं नाही का सिस्टमॅटिक, हे सगळं 30 कोटीचं होतं ते आणि फक्त 26 लाख मिळाले आपटेला. त्याच्याविषयी काय म्हणणं आहे की ते 26 लाख. माझं उत्तर तुम्हीच दिलं ना मॅडम, माझं उत्तर तुम्हीच दिलं ना, तुम्ही प्रश्न नाही विचारले तुम्ही. दुर्दैवाची गोष्ट नौदलावर का त्यांनी ढकलला, कारण नेव्ही असं काम करू शकते असं तुम्हाला वाटतं का? मॅडम ते काय आहे की राजनीतीमध्ये की कोणत्याही पातळीवर हे सरकार जाऊ शकतं.
तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या नावाखाली आपण काही हजार कोटी रुपये आपल्या खिशात जात असेल तर त्यांनी केले तर आपल्याला आश्चर्य वाटत असेल. मला काही आश्चर्य वाटत नाही, कारण त्यांनी अनेक असे उद्योगधंदे केलेले आहेत. त्यांना काहीही छत्रपती शिवाजी महाराजांची देणं घेणं नाही आहे. आपल्या खिशात पैसे, हे पैसे येतं कुठे? इम्तियाज अलीला पराभव करण्यासाठी कसे कसे मंत्री आले होते, किती किती बॅग घेऊन आले होते पैसे वाटण्यासाठी. हे पैसे येत कुठे? तर हे इथूनच येत आहे ना की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा किती लाख दिले बिचारे ते ठेकेदाराला, आणि बाकीचे पैशाचं काय? नीचे के सभी लोग हैं तो इस बात से सहमत है. शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने मुझे पर्सनली है तो ये कहा है की साहेब तुम्ही थोडासा प्रेस करा, तुम्ही फोर्स करा आमच्या लीडरशिपला की आपला काहीतरी अलायन्स व्हायला पाहिजे. एक चीज़ ये है कि वो इस भरम में है MVA कि लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने घंटों लाइनों में खड़े रहकर है तो इंडिया अलायंस को वोट किया. उसमें हमारे मौलाना लोगों ने भी एक बड़ा किरदार अदा किया. उन्होंने कहा कि नहीं अपने को इनको वोट देना है करके वो लोगों ने है तो ऐलान किए, और उसका सभी लोगों ने ये किया है. लेकिन पिछले 1-2-3 महीनों के अंदर जब ये परिवर्तन आया तो उम्मीद की जा रही है थी कि ये सब हमारे लिए खड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आवाज़ बनेंगे. पहला वाक़या कौन सा हुआ तो गाज़ापुर का हुआ, जहाँ पर कोई अतिक्रमण का मामला था नहीं, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे अंदर जाके मुसलमानों के घरों में घुसे, दुकानें तोड़फोड़ कर डाली, किस तरह का आतंक वहाँ पर मचाया था. कोई कुछ नहीं कहा, खामोश बैठे रहे. फिर लोकसभा के अंदर जब वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आया गया है तो 12 MP शिवसेना के, जिसको मुसलमानों ने वोट देकर है तो चुनकर वहाँ पर भेजा, तो वो धीरे से है तो खिसक लिए बाहर कि हमने अगर यहाँ पे अपोज किया तो हमारे हिंदू भाई हमसे पूछेंगे कि तुम्ही काय मुसलमान झालेले आहे का करके. ये बेचारों की व्यथा थी तो बेचारे बाहर निकल गए. फिर मुंबई के अंदर जब ये विधान परिषद का इलेक्शन आया उसमें कम से कम एक मुस्लिम था, वजाहत कांग्रेस पार्टी का था. तो आप वहाँ से भी है तो उनको बाहर कर डाले. आज महाराष्ट्र के अंदर है तो मुस्लिम मुक्त विधान परिषद आपने कर डाले है करके. यानी कि आपको सिर्फ वोट चाहिए. भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की, हमने भी इंक्वायरी की मांग की कि साहब ये पैसा गया कहाँ करके उसने. तो पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी के नेता जो है वो सड़क के ऊपर आ गए कि हम आंदोलन करेंगे करके. साहब मेरा जो आदर्श है, मैं जिसको पूछता हूँ, जो मेरे लिए इबादत मेरे लिए है तो जान से भी प्यारा है, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो ये महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम लीडर्स क्या सो रहे थे कि वो आंदोलन नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि बेचारों की वैसी ही हालत है जो शिवसेना की उस वक्त लोकसभा से बाहर खिसक रहे थे कि बोले हमने अगर है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो हमको जो थोड़े बहुत हिंदू वोट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे करके. तो ये सब चक्कर के अंदर आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर कोई तुसा एक लीडर आके खड़े रह के है तो बयान देता है कि तुम्ही याच्या बाबतीत बोललो तो हम मस्जिद में घुस के मारेंगे करके. अरे काय आम्ही काय पपट आहे? हम रबर के बने हुए हैं क्या है? क्या मतलब है? और तुम कौन है पहले ये बताओ मेरे को. तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम ये बताओ. उसके अंदर तुम्हारी गुंडागर्दी जो इतने एरिया के अंदर चलती होंगी तो चलाइए तुम्हारी गुंडागर्दी. और तुम्हारे को छोड़ा किसने है हमको भी मालूम है. एकनाथ शिंदे ने है तो वो रामगिरी को छोड़ा है, तो देवेंद्र फडणवीस ने ये पिल्लू को छोड़ा हुआ है कि तू जा महाराष्ट्र के अंदर जाके है तो तेरे को जो बोलने का है बोल करके. लेकिन हमारी भी एक सुनने की एक लिमिट है, उसमें हम भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है. ये देश के हम भी है, महाराष्ट्र के अंदर हम भी, हमारा भी एक ये है कि हम एक अभिमान के साथ कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में जन्मे हैं करके. लेकिन क्या हम ये लुच्चे लफंगों की हम बातें सुनने के लिए हमने ये किए?